अगर तुम अब इस तरह मुंह बनाओगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा? तुम मत जाओ ना। मैं अपनी खुशी के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ। मैं अपने बेहतर मतलब कि हमारे बेहतर फ्यूचर के लिए यूएस जा रहा हूँ। बेहतर फ्यूचर तो यहाँ रहकर भी बनाया जा सकता है ना। समीर, हमारी मंगनी को 2 साल हो चुके। तुमसे जब भी शादी की बात करती हूँ तुम टाल जाते हो। और अब तो तुम बहुत दूर जा रहे हो। कुबरा खाला, आप ही इसे समझाएं। बच्चों की तरह जिद कर रही है। समीर बेटा, नाजिश बिल्कुल ठीक बात कह रही है। 2 साल से ज्यादा हो गए तुम्हारी मंगनी को। जब भी शादी की बात करो तुम टाल देते हो। और फिर अब तो आस पड़ोस से लोग भी बातें बनाने लगे हैं कि लड़का तो घर पर ही रहता है, फिर भी शादी नहीं हो रही। खाला, लोगों का तो काम ही बातें बनाना है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद तो आपने ही मुझे पाला है, अपना बेटा समझा है, भांजा नहीं। और आपके तो इतने एहसान है मुझ पर। हाँ बेटा, खैरा आपी की कमी तो आज भी महसूस होती। बस अब आपका बेटा आपको रोने नहीं देगा। हमारे भी दिन बदलेंगे। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा और हमारे घर में भी शादी की शनाइयाँ बजेंगी इंशाअल्लाह। भरोसा है ना मुझ पर? तो बस फिर अपने समीर को मुस्कुराकर अलविदा कहो। अच्छा खाला, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। The number you've dialed is not answering. Please try later. खाना लगा दिया है, आ जाओ। मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। आखिर कब तक अपने आप को तकलीफ देती रहोगी? मैं कुछ कह रही हूँ ना? दो इधर। नहीं आने वाला वो। जिस तरह उसने अपना नंबर बदल लिया है ना अपने मन की तरह। वो जरूर आएगा। बेटा, बेटा क्यों खुद को धोखा दे रही हो? उसे गए हुए 5 साल गुजर चुके हैं। शादी करनी उससे, बेटा हो गया उसके यहाँ। हाँ, तुम अब भी इंतजार में बैठी थी। मुझे सिर्फ उससे एक बार बात करनी है। उससे पूछना है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो अल्लाह जाने उसकी क्या नियत थी। शुरू के कुछ महीने तो अच्छे खासे पैसे आते रहे। ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ बेहतर हो रहा है। अगर हमारे वो पड़ोसी अमीन भाई हमें सब कुछ नहीं बताते ना कि उसने पैसे देना क्यों बंद किए, क्यों उसने अपना नंबर तब्दील किया। जाहिर है उसने वहाँ की रहायशी से शादी कर ली तो क्या करता हो। छत सिला दिया उसने मेरे एहसानों का। उसमें भी कसूर आप ही का है। मैं आपसे कहती रही कि उसे मन जाने दे उसे, क्योंकि अगर एक बार वो वहां चला गया तो वो वहीं का होकर रह जाएगा। लेकिन नहीं, आपसे मेरी एक बात ना मानी, एक ना सुनी आपने मेरी। तो मैं क्या करती? उसने कहा था ना मुझसे कि बाहर जाने के बाद मैं नाजिश से निकाह कर लूंगा, उसे बुला लूंगा, अपने पास रखूंगा। बेटा, मुझे तो तेरा मुस्तकबिल अजीज था ना, इसीलिए मैंने उसे जाने की इजाजत दे दी। बेटा, अब जो हो गया सो हो गया। अब लकीर पीटने से क्या फायदा। अब
अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो बेटा। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। बेटा बेटा तुम ऐसा करो कि कहीं अच्छी सी जॉब तलाश कर लो ताकि तुम्हारा भी दिल लगा रहे और हमारे लिए भी आसानी हो। देखिए, बहुत सी ऐसी स्टेट्स होती हैं कि जिसमें इंसान जो है एक खास किस्म के ट्रांस में चला जाता है और उस वक्त जो भी चीज़ें हों तो वो इनग्राम होना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई हादसा हो जाए उस वक्त इंसान एक खास स्टेट में चला जाएगा। अगर इंसान ऑपरेशन थिएटर में है, एनेस्थीसिया जाता है, उस वक्त वो चला जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब लड़का और लड़की एक एक्सट्रीम लव रिलेशनशिप में होते हैं तो उस वक्त ये होता है कि वो मेंटल स्टेट चेंज होती है और वो एक ट्रांस लाइक कैफियत डेवलप हो जाती है और उस वक्त जो भी बातें हैं वो इनग्राम होना शुरू हो जाती हैं। अब लड़का तो बातें करके चला गया लेकिन लड़की उसी स्टेट में रहती है। लड़का अपने काम धंधे में लग गया लेकिन लड़की उसी स्टेट को रोजाना जीती है। शी रीलिव्स एवरी डे द होल स्टोरी दैट दे पीपल डिस्कस्ड। और यही वजह है कि आम लोगों के लिए तो वो एक साल पुरानी बात हो चुकी होती है, लेकिन उस लड़की के लिए ये तो कल ही की बात है, क्योंकि रात को सोते वक्त उसने दोबारा से वही सपने जिए थे। यही वजह है कि फिर वो जो लड़कियां हैं खास तौर से वो उस स्टेट से इतनी आसानी से बाहर नहीं आती जब तक कि उनको कोई काउंसलिंग सेशन ना किया जाए, कोई एक्सपर्ट्स के साथ ना उनके साथ सेशन किया जाए और वो उनको सही तरीके से झंझोड़ के बाहर ला सकें। यार मैंने सुना यहाँ का बॉस बड़ा सख्त है। हाँ यार सुना तो मैंने भी है, बहुत खड़ूस है, ना खुद ऑफ लेता है ना दूसरों को ऑफ लेने देता है। हाँ ईमानदारी उसे पसंद है, झोल झाल के खिलाफ भी है। अच्छा बस यार अल्लाह रहम करे भाई। एक्सक्यूज मी जी इंटरव्यू के लिए कब तक बुलवाएंगे? आप बैठे वेट कीजिए, बॉस के आते ही आपको बुलाते। ओके। जी जी मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ओ सॉरी 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 बहुत माजरत जी। बहुत माजरत। लगता है आप यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हैं। जी पर लगता नहीं कि मुझे यहाँ जॉब मिलेगी। वो क्यों? क्योंकि सुना है यहाँ का बॉस बड़ा खड़ूस है। ओ खड़ूस है तो आप उनसे मिलेगी? नहीं मैंने सिर्फ लोगों को बातें करते सुना है। तो आप लोगों की बातें सुनकर उन पर यकीन कर लेती? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो ये भी सुना है कि वो बहुत ही ईमानदार हैं और ईमानदारी को पसंद भी करते हैं। वैसे यहाँ जो बॉस है ना वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अगर आप कहें तो आपकी सिफारिश करें। थैंक्स मगर इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपनी काबिलियत और डिग्रीज पे पूरा भरोसा है, बाकी मेरा नसीब। अच्छा तो गुड लक मिस नाजिश। ओके मिस नाजिश, तो फिर मुलाकात हो। श्योर। यस कम इन। प्लीज हैव अ सीट। मिस नाजिश आपसे कहा था ना कि फिर मुलाकात होगी। I'm extremely sorry sir। मुझे नहीं पता था कि यहाँ के बॉस आप हैं, वरना वो सारी बातें मैं आपसे ना कहती। आपको पता होता तो फिर मुझे कैसे पता चलता कि लोग मेरे बारे में क्या राय रखते? आई थिंक सर मुझे चलना चाहिए। आपको तो अपनी डिग्रीज पर बड़ा भरोसा था, फिर इस तरह बगैर इंटरव्यू दिए चली जाएंगी। मैं
आपने सच कहा था कि आपकी डिग्रीज इस जॉब के लिए काबिल तारीफ है। आपने अकाउंट्स में मास्टर किया हुआ है, एक्सपीरियंस नहीं है, मगर वक्त के साथ वो भी आ जाएगा। जी। खड़ूस का तो नहीं पता, पर ईमानदारी वाली बात सच है। और मुझे आपकी ईमानदारी पसंद आई कि आपने इस जॉब के लिए सिफारिश लेने से इनकार कर दिया। आप चाहें तो कल से ज्वाइन कर सकती हैं। रियली? थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बहुत खुश नजर आ रही हो, जॉब मिल गई क्या? जी अम्मी। नाजिश बेटा, मैं तो कहती हूँ कि बीती बातों को भूलकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। अल्लाह ने तुम्हें फिर से नया मौका दिया है बेटा। यस, कम इन। सर ये फाइल्स जो आपने मंगवाई थी। थैंक यू। रियाज साहब, ये फाइल के हिसाब से तो अकाउंट्स में बड़ी गड़बड़ है। किस तरह चला रहे हैं आप अकाउंट्स को? सर इससे कोई भूल हुई होगी, इससे आए हुए अभी 1 महीना नहीं हुआ है। और तुम्हें अपने सीनियर से पहले बात करनी चाहिए थी, फिर बॉस के पास जाना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी सर। नाजिश, तुम्हें सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है। भूल नाजिश से नहीं, मुझसे हुई है, जो आंखें बंद करके तुम पर भरोसा कर लिया। और हाँ, अकाउंट्स चेक करने के लिए इसे मैंने कहा था। सर आप इस कल की आई हुई लड़की की वजह से मुझ पे शक कर रहे हैं। मिस्टर व्यास, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाकर अपना हिसाब क्लियर कर लें। जाइए प्लीज। मिस नाजिश, आप काम से फ्री हो तो मुझसे मिलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द ट्रीट सर, पर इसकी कुछ जरूरत थी नहीं। अरे भाई, तुमने मेरी कंपनी में होने वाले इतने बड़े फ्रॉड को एक्सपोज किया है, मुझे लाखों के नुकसान से बचाया है, इतना तो बनता है ना। सर ये तो मेरी जॉब का हिस्सा है, लेकिन आपने मुझे इस लायक समझा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे तुम्हें यहाँ लाने का एक और मतलब था। मुझे तुमसे एक पर्सनल बात करनी थी, जो कि ऑफिस में नहीं कर सकता था। पर्सनल बात? सर ऑल ओके ना? नाजिश, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। What? सर ये मुमकिन नहीं है। आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपके 2 बच्चे भी हैं। मेरी वाइफ की डेथ को 10 साल हो चुके हैं और भाई बच्चे वो कनाडा में सेटल्ड रहे हैं। शादी के बाद अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। उनका भी मुझ पर प्रेशर है कि अब्बू आप दूसरी शादी कर लें। सब मुझे फिर भी मुमकिन नहीं। आप समझ क्यों नहीं रहे? आपकी और मेरी एज में भी काफी डिफरेंस है। जानता हूं, मैं भी दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। मुझे अपनी पहली बीवी से बहुत प्यार था, बहुत चाहता था मैं उसे। मगर जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो
मुझे वो बहुत याद आई। पता है क्यों? तुम उससे बहुत मुशाबिहत रखती हो। ये बात करने की मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी तुमसे, मगर जितने दिन से तुम ऑफिस में काम कर रही हो, जितना मैंने तुम्हें देखा, समझा, परखा, तो तुमने अपने रवैये, अपने एटीट्यूड से मेरे दिल और दिमाग में अपनी जगह कर ली है। मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि तुम अपनी अम्मी के साथ रहती हो। मगर तुम्हारे मासूम चेहरे की उदासी तुम्हारी कहानी बता रही है। देखो नाजिश, मुझे भी तो एक सहारे की जरूरत है। तुम मेरा सहारा बनोगी? तो मतलब अब मैं दोबारा ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकती? अरे बेगवा, अब आप मालकिन हैं ऑफिस की, इस घर की, और हाँ मेरी भी। मालकिन जॉब करते हुए अच्छी लगेगी। वैसे अगर फिर से कोई रियाज साहब जैसा धोखे पास मिल गया तो? भाई आप है ना, और वैसे भी रियाज जैसे धोखेबाजों से मोहतात रहना मैंने सीख लिया है, वो भी आपकी वजह से। बस बस, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। अच्छा जी, ये लीजिए आपका वॉलेट। थैंक यू। और ये आपका मोबाइल। थैंक यू थैंक यू। अच्छा सुनिए, वो शाम को जल्दी घर आ जाइएगा, अम्मी की तरफ जाना है। जो हुक्म मेरे सरकार का, मैं आ जाऊंगा जल्दी। और हाँ, तुमने अपना बहुत ख्याल रखना। जी आप भी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लगता है फिर से कुछ भूल गए। फिर से कुछ भूल गए। नहीं, आज भी तुम मुझे याद हो नाजिश। कैसी हो नाजिश? क्यों आए हो तुम यहाँ पे? तुमसे मिलने, तुम्हारा हाल पूछने। उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। उसके लिए भी बहुत देर हो चुकी है। ऐसा मत कहो नादिश, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, जिसकी सजा मुझे मिल चुकी है। मेरी बीवी ने मुझसे खुला ले लिया और मेरी जमा पूंजी भी रख ली। मुझे यूएसए से रिपोर्ट भी करवा दिया। तब मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। जब मैं यहाँ आया तो कुबरा खाला ने बताया तुम मुझे बहुत याद किया करती थी और मजबूरी में शादी कर ली। जो कहना था तुम्हें कह दिया, तब तुम यहाँ से जा सकते हो। प्लीज नादिश, मैंने कुबरा खाला से बहुत रिक्वेस्ट करके तुम्हारा एड्रेस निकलवाया है ताकि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। उन्हें भी मैंने मना किया कि तुम्हें ना बताएं, वरना तुम मुझसे नहीं मिलती। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब कुछ ठीक हो सकता है। मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है या वो भी डिपोर्ट हो गया है? मैं शादीशुदा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं हो तुम खुश? नहीं मानता मैं इसको शादी। तुम्हारे माने ना माने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता समीर। पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तुमने शादी नहीं समझौता किया है। उस आदमी को देखा है तुमने? तुम्हारी उम्र से बहुत बड़ा है, वो तुम्हारे लायक नहीं है। सुनो नादिश, सब कुछ ठीक हो सकता है, बस एक चांस दो मुझे। बहुत देर हो चुकी है समीर, अब ये मुमकिन नहीं है। नामुमकिन कुछ नहीं होता। मेरे पास एक प्लान है।
जैसा मैं कहूँ वैसा करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। तुम करना क्या चाहते हो समीर? वो तो बस तुम देखते जाओ। देखिए, जैसे हम इस स्टोरी में देखते हैं कि दोबारा से उसका जो एक्स फियांसी है तो उसकी एंट्री होती है। तो बेसिकली देखें, जैसे हमने पहले कहा कि जो फीमेल ब्रेन है वो तो इमोशनल है, तो जब उसके साथ वो इमोशनल बातें की जाती हैं और ऑब्वियसली वो जो पास की चीज़ें हैं वो ट्रिगर होती हैं, तो वो उस स्टेट में चली जाती है कि जहाँ वो दोबारा से वो उस चीज़ को जीना चाहती है। लेकिन यहाँ पे हम अपने देखने वालों को ये बताएंगे कि जो फीमेल पार्ट है उसमें एक लॉयल्टी का फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने हस्बैंड के साथ लॉयल रहें और ऐसे रिलेशंस को जो कि दोबारा से सर उठाते हैं, कोशिश करते हैं, अप्रोच करते हैं एंट्री देने की, तो उसको वहीं पे कट ऑफ कर दें और जिसको कहते हैं हार्ड कट लगा दें उस चीज़ को कि दोबारा से उस शख्स की जरूरत ना हो। और यहाँ पे जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको हम कहेंगे कि जिसकी सबसे बड़ी गलती है, वो मेल पार्ट है कि जो अपनी परसुएसिव लैंग्वेज के जरिए, अपने इन्फ्लुएंसिंग पावर्स के जरिए उस शख्स के माइंड को दोबारा से कंट्रोल करता है और उसको अपनी बातों में दोबारा से बहकाता है। मेरे घर में कैसे घुसे? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, क्या बता रहे अपना? मुझे छोड़ो, मुझे आदेश, जल्दी से फोन करो, पुलिस को फोन करो, जल्दी करो। मुझे छोड़ो, मुझे पुलिस को फोन लगाए तो जान से मार दूंगा। फोन रख फोन इधर, बिल्कुल साइड में, बिल्कुल साइड में। राजेश, कैसी तबीयत है बेटा? ठीक हूँ मैं। आराम से बिस्मिल्लाह, आराम से बेटा, शाबाश। क्या हुआ था? किस मनहूस की नजर लग गई तुम्हारी खुशियों को? ना बड़ा हादसा, और वो बेचारा इम्तियाज। क्या हुआ इम्तियाज को? कुछ नहीं हुआ इम्तियाज को, बल्कि आज अपने हाथ से खुद नाश्ता बनाना पड़ा है अपनी प्यारी सी बेगम के लिए। ये ले जनाब, आप नाश्ता करें। अब ठीक तो है ना इम्तियाज? क्यों, मुझे क्या हुआ? बिल्कुल ठीक। क्या हुआ था कल रात को? कौन था वो? अरे कोई नहीं, बस छोटा मोटा चोर था। कुछ कहा क्या उसने? क्यों, कुछ कहना था उसे? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी कि अचानक हमारे घर में ऐसे कोई कैसे आ सकता है? भाई, हो सकता है कोई धोखेबाज अपनी फितरत दिखा रहा हूं। मैं कुछ समझी नहीं। अरे भाई, तुम्हें कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। इस वक्त तुम्हें नाश्ते की जरूरत है, ठीक है? ये ले, आप नाश्ता करें और उसके बाद दवाई खा कर ना आराम से रेस्ट करें। खाला, आपने इनसे नाश्ता करवाना है। मुझे जरा एक जरूरी काम है, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? आप कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस में एक जरूरी काम है, उसके बाद मुझे अपने वकील से मिलना है, ठीक है? तो मैं मिलकर आता हूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखो। आपने नाश्ता करवाना है? बिल्कुल। ओके, इजाजत। जी बेटा, मुझे तो लगता है कि मैंने जिंदगी में कोई अच्छे कर्म किए हैं जो मुझे इम्तियाज जैसा दामाद मिला। पता है, रात भर हॉस्टल में वो तुम्हारे साथ रहा जब तुम बेहोश थी, और मैंने कहा भी कि मैं आ जाती हूँ, तो कहने लगा कि नहीं अम्मी, आप परेशान ना हो।
मैं सुबह नाजिश को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दिलवा के जब घर ले आऊंगा तो आप आ जाइएगा। पता है, तुम्हारे उठने से पहले वो कह रहा था कि अम्मी, मैं अपनी सारी जायदाद नाजिश के नाम करना चाहता हूँ। कहने लगा कि मेरी जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे नाजिश को परेशान करें। अब तो मैं भी खुद यही कहूंगी कि अच्छा हुआ जो तुम्हारी समीर से शादी नहीं हुई। बस बेटा, तू खुश है, मेरी यही दुआ है। अल्लाह के यहाँ देर जरूर है मगर अंधेर नहीं। देखिए, बज़ाहिर तो ऐसा लगेगा कि जो ये खातून है इस स्टोरी में, कि एक तरफ तो बहुत ही ज्यादा माइंड वीक है, वल्नरेबल है, इमोशनल है, और दूसरी तरफ ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैसला कैसे कर लिया कि एक मर्डर को प्लान का हिस्सा बन गई। तो बेसिकली ये दो स्टेट नहीं है, बल्कि ये एक ही स्टेट है, विच इज अ वेरी वल्नरेबल इमोशनल स्टेट, कि जिसमें उस शख्स ने माइंड को कंट्रोल कर लिया और उसको अपने उस स्टोरी का, उस गेम का हिस्सा बनाया कि जिसमें वो एक मर्डर प्लान कर रहा है। तो बेसिकली चूंकि वो लड़की जो है बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अपने उन पास की जो लाइफ थी, जो सपने थे, जो उसकी स्टोरी थी, जो कि इनकम्प्लीट रह गई थी, जिसको वो दोबारा से जीना चाहती है, तो उसके नतीजे में वो दोबारा से उस स्टोरी का हिस्सा बनती है और वो उस प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहती है। कितना अच्छा प्लान फेल हो गया, और तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में घुस जाने की? जो हो गया सो हो गया, अब कोई दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा। सोच रहा हूँ कि उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दूं। बस करो, बंद करो अपना ये शैतानी दिमाग दौड़ाना। तुम्हारे दिमाग में ज्यादा गहरी चोट तो नहीं लग गई जो बहकी बहकी बातें कर रही हो? हाँ, मैं तो गई थी, मैं तुम्हारी बातों में आकर एक पल के लिए, पर अपने ही घर उजाड़ने चली थी, बस अब और नहीं। निकल जाओ तुम यहाँ से। होश में तो हो तुम? मेरे होशो हवास में हूँ मैं। अरे जिस शख्स ने मेरी जान बचाई, उसे तो ये तक नहीं मालूम कि उसकी जान मेरी वजह से जा सकती थी, और वो भी पूरी जायदाद मेरे नाम कर। ओह, ये तो अच्छा हो गया। उसके मरने के बाद ये घर, ये जायदाद सब तुम्हारी होगी। तुमसे शादी के बाद हमारी होगी। तुम जैसा घटिया और नीच इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। ओह, जायदाद मिलने के बाद तेवर ही बदल लिए। सोचो, अगर तुम्हारे शौहर को पता चल जाए ये सब, तो सड़क पर आ जाओगी और मेरी तरफ से भी सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। मुझे वो सब पहले से ही पता है, तुम्हारे बताने की जरूरत नहीं है। उस रात जब तुम बेहोश हुई थी तो क्यों बे? कौन है तू और मेरे घर में कैसे घुसा? तूने मेरी बीवी को मारने की कोशिश की। मैं अभी पुलिस को बुलवाता हूँ। नहीं साहब, पुलिस को मत बुलाइएगा, पुलिस को मत बुलाइएगा साहब। वो तो गलती से उनको चोट लग गई। असल में मैं तो आपको मारने आया था। मुझे मारने आए थे? मगर क्यों? सर साहब, ये आपकी बीवी और इनके साथी का प्लान था, और ये सब आपको मारने के बाद सब ऐसा लगे कि ये सब डकैती में हुआ है। प्लीज सर, मुझे माफ कर दे। पुलिस को मत बुलाइएगा साहब। चल चल निकल, मैं नहीं आता। चल। लो, अब तो सब साफ हो गया, सब कुछ पता चल ही गया। तो तलाक और जायदाद दोनों से दे दो। नादिश, हमारा काम तो आसान हो गया। और भी
साजिश, अगर तुम तलाक चाहती हो तो। नहीं इम्तियाज, खुदा के लिए ये अल्फाज भी अपनी जबान पे मत लाइएगा। इस गरीब इंसान की बातों में आकर मैं वो गुनाह करने जा रही थी जिसकी माफी ना इस जहां में है ना उस जहां में। मैं आपकी माफी की लायक तो नहीं, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। तुम्हें एहसास हो गया ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। जिंदगी जो है हमें ये देखना चाहिए, समझना चाहिए कि ये एक आजमाइश है, इम्तिहान का है। ठीक है, अगर हम अपने मजहब से दूर होंगे, इस्लाम से दूर होंगे, सिर्फ साइंटिफिक पहलुओं पर गौर करेंगे तो कभी भी चीजों को सही तरीके से नहीं समझ सकते। एक तरफ तो वो लड़की जब इमोशनल होके और उसके साथ बेवकूफ बन जाती है, लड़का बाहर चला जाता है, फिर वो वेट करती है उसके खातिर, तो वो उसकी गलती थी। लेकिन फिर जब बड़ी उम्र की शख्स से शादी हो गई तो अब थोड़ा सा ये सोचने, वहां पे जब दोबारा से उस शख्स की एंट्री होती है तो ये उस लड़की का इम्तिहान शुरू हो जाता है कि अब उसने किस तरीके से साबित कदम रहना है, अपने शौहर के साथ लॉयल रहना है। और जैसा कि हम देखते हैं कि वो उस इम्तिहान में फेल हो जाती है, वो एक मर्डर का हिस्सा बनना शुरू हो जाती है, प्लान करते हैं वो लोग। तो ये लाइफ जो है, ये जिंदगी में इसी तरीके से हर शख्स की जिंदगी एक इसी तरह से गेम है, एक बिसात बिछी हुई है और उसमें हमें चीज़ों को समझना है, किस तरह से हम चीज़ों को टैक्टफुली देखते हैं, उनको हैंडल करते हैं, उन प्लान्स को जो कुदरत ने हमारे लिए थ्रू किए हैं, उनको, उन चैलेंज को किस तरह से हम निपटते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। कभी भी ये ना सोचें कि वी आर ऑल अलोन, वी आर सेपरेट एंटिटी, नहीं। ऑलवेज कीप इन योर माइंड गॉड इज वॉचिंग यू, वॉट एवर द लाइफ यू आर लिविंग, दैट इज द प्लान, दैट इज द स्टोरी दैट हैज बीन रिटन बिफोर। उसको आपने किस तरीके से, सही तरीके से, समझदारी से हैंडल करना है, इसको समझना होगा और सीखना होगा।